नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के लिए उन्हें दिया धन्यवाद। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली कोई खास राहत। सर्वे की जानकारी लीक करने के आरोप में वाराणसी कोर्ट ने कमिश्नर अजय मिश्र को हटाया। प्रदेश की 102 पालिका परिषद और नगर पंचायतों के शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट पार्किंग और स्मार्ट रोड जैसी बेहतर और नई सुविधाएं होंगी शुरू। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना की तर्ज पर होगा काम। और लखनऊ सहित पूरा प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में। मौसम विभाग ने अभी अगले 3-4 दिनों तक भीषण गर्मी जारी रहने के दिए संकेत। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के लिए आभार जताया गया और प्रस्ताव पारित कर धन्यवाद दिया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को किनारे कर उत्तर प्रदेश राज्य के सभी मंत्रियों से संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया, जिसके लिए मंत्रिमंडल उनका धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री सोमवार को लुंबिनी से लौटते हुए लखनऊ में कुछ घंटे रुके थे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने पहली बार प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक कर सीधा संवाद किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ अपनी बैठक में सोमवार को कई मुद्दों पर उन्हें सलाह दी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि एक समान कानून लागू किए जाने के कारण ही योगी सरकार बिना किसी विवाद के पूरे प्रदेश में लाउडस्पीकर हटवाने में सफल हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश के मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग में कतई रुचि न लें। उन्होंने कहा कि यह न खत्म होने वाला काम है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को मितव्ययता का सुझाव देते हुए दिखावे और फिजूल खर्ची से बचने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री जनता के बीच जनसेवक के रूप में काम करें और व्यायाम और योग को अपने जीवन में शामिल करें। प्रधानमंत्री ने कहा इससे तनाव दूर होता है और स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कोई खास राहत नहीं दी है, तो वहीं वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को भी हटा दिया है। सर्वे रिपोर्ट को वाराणसी कोर्ट में जमा करने के लिए अदालत ने 2 दिन का समय दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दावा किए जा रहे शिवलिंग की सुरक्षा की बात करते हुए नमाज अदा करने के लोगों की संख्या की पाबंदी हटा दी है। अब 19 मई को दोनों ही अदालतों पर फिर से सबकी नजरें लगी रहेंगी। और आइए इस खबर पर और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में मंगलवार को कई कानूनी मोड़ देखने को मिले। जहां इस मामले की सुनवाई वाराणसी कोर्ट में हुई, तो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय से मुस्लिम पक्ष को कोई खास राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 2 प्रमुख मांगों को फिलहाल नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा है कि जिस जगह शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, जिलाधिकारी नमाज अदा करने वालों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना उस स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी जिसमें नमाज के लिए अधिकतम 20 लोगों की संख्या तय करने की बात कही गई थी। मामले की अगली सुनवाई अब 19 मई को होगी। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी और वाराणसी कोर्ट में सुनवाई से पहले की स्थिति को बरकरार करने की भी मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन दोनों मांगों को नहीं माना है। हालांकि कोर्ट में गुरुवार को फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया है और 19 मई को अपना पक्ष रखने को कहा है। इस बीच मंगलवार को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करने वाले कोर्ट कमिश्नर को अपनी सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है, लेकिन वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। इस बीच कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने के लिए ये बात सामने आ रही है कि सर्वे से जुड़ी जानकारी को लीक करने को लेकर कोर्ट कमिश्नर को उनके पद से हटाया गया।
2 दिन का समय जो है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जो स्पेशल कमिश्नर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय प्रदान किया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। यही समझ लीजिए थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए, और कोई टिप्पणी इस पे विशेष नहीं करें। हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट से नंदी की धुरी नापने, दीवार तोड़कर पूजा करने की अनुमति देने और मलबा हटाने की मांग की है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है। 3 दरखास्तें पड़ी हैं, उन तीनों पर सुनवाई हुई है, 2 पर आपत्ति आमंत्रित कर ली गई है और 1 पर जो है वो आदेश कर दिया गया है। कमीशन की दरखास्त थी अधिवक्ता कमिश्नर के लिए, उस पर आदेश पारित कर दिया गया है और 2 पर जो है वो आपत्ति आमंत्रित कर ली गई है। कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी और कुछ लोग सियासी फायदे के लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इस मुद्दे पर राजनीति करने से बचना चाहिए। पूरा मामला माननीय न्यायालय इसको देख रहा है और न्यायालय हर चीजों को, हर तथ्यों को, हर बिंदु को बहुत गंभीरता से जांच रहा है, सभी पक्षों की बात सुन रहा है और उस आधार पे आगे का कोई फैसला कर रहा है। तो निश्चित तौर पे हम सबको किसी भी टिप्पणी से बचना चाहिए और माननीय न्यायालय के फैसले का हम सबको इंतजार करना चाहिए। न्यायालय अगर कोई काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल पूरी आजादी के साथ और पूरे सम्मान के साथ उसको करने देना चाहिए, ये मैं कहूंगा। नए तरीके से कोई अगर ऐसी राजनीति करके अपने आप को नेता बनाने की गलती कर सोचता है तो ये देश में सफल अब नहीं होगी। आज का दिन कोर्ट में सुनवाई के लिहाज से काफी खास रहा। जहां गुरुवार को इस मामले को लेकर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी रहेंगी, तो वहीं 2 दिन बाद सर्वे रिपोर्ट भी वाराणसी कोर्ट में सौंपी जाएगी। अब तथ्यों के आधार पर अदालत तय करेगी कि आखिर किस पक्ष के दावे में कितना दम है। हालांकि इस बीच दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने दावों प्रतिदावों का दौर जारी है। और इस खबर पर और जानकारी के लिए वाराणसी चलते हैं संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह के पास। हरकेश, कल ज्ञानव्यापी मामले में हुई सुनवाई की खास बातें क्या थीं और आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ नया होने के आसार हैं? देखिए हेमेंद्र, कल जो घटना घटी उसमें तो महत्वपूर्ण फैसले यह आए कि अजय मिश्र जी जो अधिवक्ता आयुक्त थे उनको कोर्ट ने हटा दिया। जी। और जो 2 अधिवक्ता आयुक्त और हैं, एक स्पेशल अधिवक्ता भी आयुक्त हैं उसमें, उनके ही नेतृत्व में दोनों लोगों को 2 दिन का समय दिया है, जिसमें कि ये लोग अपनी जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको, सर्वे की रिपोर्ट को अदालत को देंगे। इसमें जो है चूंकि समय इन लोगों ने इसलिए मांगा कि जो 13 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है उसको देखना है, 1500 फोटोग्राफ्स हैं। इसके अलावा जो मानचित्र बनाने के लिए लोग गए थे वो अभी मानचित्र बनाकर नहीं दे पाए थे कल तक, और वो मानचित्र बनाकर देंगे। जो व्यक्ति अपनी आंखों से जो देखा है उसके लिए भी तो इन लोगों ने समय मांगा और अदालत ने इन लोगों को 2 दिन का समय दे दिया है। इसके अलावा 2 और जो लगाई गई है, जो जिला प्रशासन की तरफ से एक अर्जी लगाई गई कि वजूखाने में जो तालाब जैसा है उसमें मछलियां पाई गई, उन मछलियों के जीवन बचाने के लिए भी कोर्ट से अनुमति मांग रहा है प्रशासन की उनको हम लोग कहीं सुरक्षित पहुंचा दें। और जो वादिनी हैं, इन लोगों ने कोर्ट से एक और अपील की है कि जो शिवलिंग पाया गया है उसको, चूंकि नंदी जो विश्वनाथ धाम में नंदी का मुंह जिधर है उस तरफ से दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा है कि उस दीवार को उधर से, चूंकि एक तहखाना है और उसका द्वार ईंट सीमेंट और मलबे के कारण ढक गया है, बंद हो गया है, तो उन्होंने कहा कि उसकी सफाई करके और इसका भी कमीशन की कार्रवाई की जाए इसको, जिससे कि सर्वे पूरा हो सके। तो अभी तो कल भी चूंकि आपत्ति दर्ज कराई गई थी दोनों पक्षों की तरफ से, जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता हैं उन लोगों ने कहा कि जो है यह उचित नहीं है चूंकि सर्वे हो चुका है। तो आज फिर कोर्ट सुनवाई करेगी इन दोनों मुद्दों पर, और देखिए आज सुनवाई के बाद आज ही न्यायालय फैसला देती है या अपना फैसला सुरक्षित रखती है। चूंकि त्वरित गति से कार्रवाई कोर्ट कर रही है तो उम्मीद है कि आज की सुनवाई के बाद ही फैसला आने की संभावना लोग व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद हरकेश। वापस लौटते हैं स्टूडियो। सपा मुखिया और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ में 2 स्थानों पर श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए।
और शोक संवेदनाएं प्रकट की। अखिलेश यादव ने इस मौके पर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए मीडिया से कहा कि ज्ञान व्यापी काफी पुरानी मस्जिद है और भाजपा मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के अपने अदृश्य सहयोगियों के साथ ये मुद्दा उठा रही है। सपा नेता अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव के चुनाव लड़ने के कयासों पर कहा कि इसका फैसला पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर महंगाई बढ़ाने का भी आरोप लगाया। या और फैसलों में भी इस बात को कहा गया है कि पुरानी चीजों को नहीं उठाया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के सारे में हिंदू मुस्लिम झगड़े लगे रहे, नफरत फैलती रहे। जो बुनियादी सवाल हैं उन पर चर्चा न हो, महंगाई पे चर्चा ना हो, डीजल की महंगाई पे चर्चा ना हो, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही उसकी पे चर्चा ना हो, स्टील महंगी हो गई उस पर चर्चा ना हो, सीमेंट महंगा हो गया उस पर चर्चा ना हो, कड़वा तेल महंगा हो गया उस पर चर्चा ना हो। इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की इस तरह का काम करती है, उन्हीं के सारे पर इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। राज्य सरकार प्रदेश की 102 पालिका परिषद और नगर पंचायतों के शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट पार्किंग और स्मार्ट रोड जैसी बेहतर और नई सुविधाएं शुरू करने जा रही है। इसमें केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना की तर्ज पर काम होगा। राज्य सरकार ने बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए की मांग की है। 5 सालों में 220 पालिका परिषद और नगर पंचायतों के शहरी क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी के रूप में बनाया जाएगा। इस परियोजना के पहले चरण में राज्य के 102 शहरी क्षेत्रों को चालू वित्तीय वर्ष में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना गया है। अमृत शहर नाम वाली योजना से आच्छादित होने वाले शहरों में 60% बजट की सरकार मदद करेगी और 40% बजट की हिस्सेदारी नगर निकायों और पालिका परिषद को खुद जुटानी होगी। लखनऊ सहित पूरा प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। प्रदेश का बांदा जिला सबसे गर्म रहा, जहां लगातार 2 दिनों तक 49 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी लखनऊ में भी तापमान कल 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दिन में लू और तेज गर्मी के साथ ही रात में भी गर्मी रही और न्यूनतम पारा 29.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अभी अगले 3-4 दिनों तक भीषण गर्मी जारी रहने के संकेत दिए हैं और चेताया है कि बुधवार और गुरुवार को तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि जून के पहले सप्ताह में भी गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मथुरा के नौह झील थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। एक्सप्रेस वे पर श्रद्धालुओं से भरी बस आगे चल रही गिट्टी से भरे ओवरलोडेड ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 34 श्रद्धालु घायल हो गए। सूचना के बाद पहुंची नौह झील पुलिस और एक्सप्रेस वे कर्मियों ने घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौह झील पहुंचाया। वहां से 6 से ज्यादा लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हाईवे पर माइलस्टोन 66 के निकट एक बस संख्या यूपी 1780-1785 जो कि गोवर्धन मथुरा से दिल्ली की ओर जा रही थी, एक ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके फलस्वरूप 34 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। अन्य शेष 12 लोगों का उपचार सीएससी नौझील एवं 19 लोगों का उपचार कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में हो रहा है। इस प्रकरण में कारणों की जांच करते हुए अग्रिम विधि कार्य सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जहां किसानों को सम्मान व लाभ मिल रहा है, वहीं अब इस योजना का लाभ ले रहे अपात्र किसानों से रिकवरी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जालौन में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले अपात्र किसानों से जिला प्रशासन रिकवरी कर रहा है। जिले के 1740 किसानों से लगभग 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी की जाएगी। सरकार की इस रिकवरी प्रक्रिया से स्थानीय किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। जनपद जालौन में 2,16,606 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन का कहना है कि बाकी बचे हुए किसानों से शीघ्र ही रिकवरी की जाएगी। वहीं उप कृषि निदेशक एसके उत्तम ने बताया कि अपात्र किसानों से रिकवरी प्रक्रिया लगातार जारी है। उन्हें तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो पात्र है उनको तो मिलना चाहिए सम्मान, और ये सही है। नहीं, जो सरकार ने जो नियम लागू किया है वो सही किया है।
जो अपात्र लोगों की रिकवरी की जाए वो सही है। तो जो पात्र लोगों को सम्मान निधि नहीं मिल पा रही तो जो गैर जरूरतमंद लोग हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, जिनको आवश्यकता नहीं है, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको तो वैसे भी देना चाहिए। जिनके पास केवल किसानी के अलावा दूसरे काम भी है, उनको तो कतई नहीं मिलना चाहिए। उनसे तो वास्तविकता में रिकवरी होना चाहिए। देखिए, जनपद में 2,16,606 किसानों को किसान सम्मान निधि प्राप्त हो रही है। अब तक कुल 1740 किसान लगभग चिन्हित हुए हैं जिनसे रिकवरी की जानी है, और अब तक लगभग 20 लाख की वसूली हो चुकी है। उनमें से 178 फार्मर से वसूली हो चुकी है। देखिए, शासन के निर्देशों के क्रम में जो सरकारी योजनाओं का ऑडिट किया जाता है, तो जनपद जालौन में भी पीएम किसान सम्मान निधि का ऑडिट किया गया। इस ऑडिट के अंतर्गत 1740 किसान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए अपात्र थे, लेकिन उन्हें निधि प्राप्त हुई है। तो ऐसे किसानों से जो धनराशि दी गई है उसकी रिकवरी की जाएगी। अब तक लगभग 178 किसानों से 20 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है और 1740 किसानों से 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी की जानी है। तो उसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर जनपद के रहने वाले कैलाश के परिवार में पुराने समय से ही साड़ी बुनने की परंपरा रही है। कैलाश कड़ी मेहनत करके साड़ी तैयार कर पाते थे। इसके बाद उसे बेचने के लिए दूर दूर गांव में कंधे पर साड़ियां लेकर जाते थे। यहां की चंदेरी के नाम से प्रसिद्ध जरी सिल्क साड़ी को एक जनपद एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया। हुनरमंद बुनकरों के लिए स्कीम आने के बाद जिला उद्योग केंद्र ललितपुर के उपायुक्त एसके सूर्यवंशी की मदद से योजना में उन्हें जोड़ने का बड़ा काम किया गया है। कैलाश को भी जिला उद्योग केंद्र के सहयोग से बैंक द्वारा आसानी से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल गई। चंदेरी साड़ी का आउटलेट खुल जाने से अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि प्रदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए यहां यह साड़ी शोरूम जनपद की दूर दूर तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम बन गया है। वहीं मजबूरी में दिन गुजर बसर करने वाले कैलाश को एक सफल उद्यमी भी बनने का मौका मिला है। खूब अच्छी रेंज है, यहाँ पे हर वैरायटी है, खूब अच्छे सूट्स वगैरह सब हैं जो हम लोग वहाँ पे नहीं मिलता था, जो यहाँ पे हमें सब मिला। और योगी सरकार ने खूब अच्छा इनको हेल्प किया है। सब अच्छी एक से एक वैरायटी है, मतलब 3,500, 2,000 से लेके 10,000, 12,000 रुपए तक की साड़ियां हैं। तो बहुत ही अच्छा ये काम कर रहे हैं। जी सर, पहले बहुत संघर्ष किया हम लोगों ने साहब। पैदल चल के घूम के साड़ी बेचते थे और बहुत टाइम से बनती थी। मशीनरी की सुविधाएं इतनी नहीं थी। अब तो जब से पहले की अपेक्षा बहुत परिवर्तन हो चुका है और योगी सरकार और मोदी सरकार जी की समय से बहुत परिवर्तन हुआ है और आगे करके चलता ही जाएगा। सीएम जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हमारी पढ़ाई की फीस नहीं भरी जाती थी, लेकिन अब जी इस कारोबार में हम लोग अपना काम करते हैं, पूरा परिवार काम करता है। अब फीस टाइम से भरी जाती है। जनपद ललितपुर में लगभग 400 बुनकर हैं जो हस्तशिल्प की जरी सिल्क साड़ी व्यवसाय से जुड़े हुए थे। पहले इनकी स्थिति दयनीय थी। इनके जो हैंडलूम वगैरह में काम करते थे वो उपकरण भी काफी पुराने हो चुके थे और उनसे ज्यादा गुणवत्ता का उत्पादन भी नहीं हो पा रहा था। विपणन का कोई मार्केट न होने की वजह से उनके जीवन यापन में भी कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। ऐसे में योगी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना आती है, एक जनपद एक उत्पाद, जिसमें मार्जिन मनी योजना होती है, टूल किट प्रशिक्षण होता है, जैकार्ड वगैरह होते हैं, जिनसे इन हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर करने के लिए हमारा जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। आज इस विभाग ने लगभग 250 बुनकरों को प्रशिक्षण के द्वारा, टूल किट प्रदान के द्वारा, जैकार्ड के द्वारा तथा विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण प्रदान करके इन लोगों के जीवन यापन में एक नए स्तर को वृद्धि करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष कान फिल्म समारोह में कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में भारत की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की भागीदारी भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष, कान फिल्म महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ और भारत और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष के उत्सव का यह महत्वपूर्ण समय है।
भारत को दुनिया के सबसे बड़े फिल्म निर्माता देश के रूप में पेश करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे फिल्म क्षेत्र की विविधता उल्लेखनीय है और समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विविधता हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास कहने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं और देश में वास्तव में दुनिया का कंटेंट हब बनाने की अपार संभावना है। साथ ही उन्होंने फिल्म क्षेत्र में व व्यापार में सुगमता सुधार के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सह निर्माण की सुविधा से लेकर देश भर में फिल्मांकन के लिए अनुमति के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस तंत्र सुनिश्चित करने तक भारत दुनिया फिल्म की निर्माताओं को सहज संभावनाएं प्रदान करता है। फ्रेंच रिवेरा पर स्थित खूबसूरत शहर कान में सालाना आयोजित होने वाला महत्वपूर्ण कान फिल्म समारोह में अब कुछ ही समय का वक्त बचा है। यह महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय नजरिए के साथ साथ भारत के लिए भी खासा महत्व रखता है। इस बार भारत को सम्मान देते हुए कंट्री ऑफ ऑनर श्रेणी में आमंत्रित किया गया है। 17 से 28 मई तक आयोजित होने वाले कान फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण के लिए रेड कार्पेट पर कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय सितारों के आने की उम्मीद है। टॉम क्रूज टॉप गन मैवरिक की स्क्रीनिंग के लिए उपस्थित होंगे, जिसमें उन्होंने पहली मूवी के 36 साल बाद पीट मैवरिक मिशेल की भूमिका निभाई है। इस मौके पर अभिनेता को ट्रिब्यूट दी जाएगी। महोत्सव के लिए टॉम हैंक्स भी मौजूद रहेंगे। उनकी मूवी एल्विस, जो बैज लरमन द्वारा निर्देशित है, 2 दशकों में एल्विस प्रेस्ली के जीवन और कार्य को दर्शाती है। स्क्विड गेम श्रृंखला के स्टार अभिनेता जंग जे ली भी महोत्सव में शिरकत करेंगे। हंट नामक अपनी पहली फीचर फिल्म के लिए वो मौजूद रहेंगे। भारत की बात करें तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, संगीत उस्ताद AR रहमान, ग्रैमी विजेता संगीतकार रिकी केज और अभिनेता R माधवन, CBFC प्रमुख प्रसून जोशी, निर्देशक शेखर कपूर, CBFC बोर्ड के सदस्य वाणी त्रिपाठी टिकू, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, पूजा हेगड़े, नयनतारा और लोक कलाकार मामे खान रेड कार्पेट पर शिरकत करेंगे। इस बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कान फिल्म महोत्सव में इंडिया पवेलियन का दौरा किया। 18 मई को केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया जाएगा। सत्यजीत रे ने कई सारे फिल्म बनाए, जिसमें फीचर फिल्म, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल है। ऐसे समय में जब इंडिया को कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान मिला है मार्शेडो फिल्म में, वहीं सत्यजीत रे की रीस्टोर्ड फिल्म प्रतिद्वंदी का स्क्रीनिंग एक सराहनीय ट्रिब्यूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश आजादी के अमृतकाल में अगले 25 वर्ष के रोड मैप पर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने IIT मद्रास के नेतृत्व में कुल 8 संस्थानों द्वारा बहुसंस्थान सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया। तो इस मौके पर उन्होंने कहा कि 5G टेस्ट बेड देश के गांव में 5G तकनीक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा और 5G तकनीक देश में गवर्नेंस की सकारात्मक बदलाव को लेकर आने में एक बड़ा रोल अदा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT मद्रास के नेतृत्व में कुल 8 संस्थानों द्वारा बहुसंस्थान सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित 5G टेस्ट बेड का मंगलवार को शुभारंभ किया। ये क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। 21वीं सदी में कनेक्टिविटी देश की प्रगति की गति को ये निर्धारित भी करेगी। वहीं गवर्नेंस, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आएगा सकारात्मक बदलाव भी। बीते 8 साल में रीच, रिफॉर्म, रेगुलेट, रेस्पॉन्ड और रिवोल्यूशन के पंचामृत से संचार क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार भी हुआ है। वहीं 5GI के रूप में देश का पहला 5G स्टैंडर्ड बना है। गांव में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सुखद सहयोग ही है कि आज जब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अपने 25 वर्ष पूरे किए हैं, तब देश आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्ष के लिए रोड मैप पर काम कर रहा है। 5G टेस्ट बेड फिलहाल उद्योग और स्टार्टअप के लिए उपलब्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में 5G तकनीक से अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। 5G टेक्नोलॉजी भी देश की गवर्नेंस में, ईज ऑफ लिविंग,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन अनेक विषयों में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। अनुमान है कि आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर डाक टिकट भी जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि 5GI के रूप में जो देश का पहला अपना 5G मानक बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के गांव में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हो या AGR जैसे मुद्दे, जब भी इंडस्ट्री के सामने चुनौतियां आई हैं, तो हमने उतनी ही गति से रिस्पॉन्ड करने का प्रयास किया है और जहां जहां जरूरत पड़ी हमने रिफॉर्म भी किया है। ऐसे ही प्रयासों ने एक नया विश्वास पैदा किया। इसी का परिणाम है कि 2014 से पहले 1 दशक से ज्यादा समय में जितना FDI टेलीकॉम सेक्टर में आया है, उसमें 1.5 गुना से अधिक सिर्फ इन 8 सालों में आया है। पीएम मोदी ने कहा कि 6G सेवा को लेकर काम शुरू हो गया है और इस दशक के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। ये सिर्फ इंटरनेट की गति नहीं, बल्कि प्रगति और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गति को भी बढ़ाने वाला है। इसलिए 5G तेजी से रोल आउट हो, इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। इस दशक के अंत तक हम 6G सर्विस भी लॉन्च कर पाए, इसके लिए भी हमारी टास्क फोर्स काम करना शुरू कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और स्वस्थ स्पर्धा के जरिए अर्थव्यवस्था में गुणात्मक प्रभाव पैदा किया जा रहा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, जिससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक हर सेक्टर ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के अनेक अवसर भी बनेंगे। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के लिए उन्हें दिया धन्यवाद। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली कोई खास राहत। सर्वे की जानकारी लीक करने के आरोप में वाराणसी कोर्ट ने कमिश्नर अजय मिश्र को हटाया। प्रदेश की 102 पालिका परिषद और नगर पंचायतों के शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट पार्किंग और स्मार्ट रोड जैसी बेहतर और नई सुविधाएं होंगी शुरू। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना की तर्ज पर होगा काम। और लखनऊ सहित पूरा प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में। मौसम विभाग ने अभी अगले 3-4 दिनों तक भीषण गर्मी जारी रहने के दिए संकेत।